Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students and welcome to Chemistry Tricks with Aisha Khan. Dear students, आज हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। You know student, there are two types of molecules, macromolecules and micromolecules. Macromolecules are those molecules which are required in our body in higher concentration, e.g. carbohydrates, proteins and lipids, similarly fats. ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल का जो है फर्स्ट कंपोनेंट जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं और इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ये जस्ट इंट्रोडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और इन शॉर्ट आपको इनकी टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद 2 से 3 लेक्चर और भी इन पे बन सकते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंट्रोडक्शन है, अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है उन्हें समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, बी फोकस ऑन योर लेक्चर। अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको नोट्स इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें ज़रूर नोट किया कीजिए। और जो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट होती है और उसमें से पेपर लाजमी आता है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मीन्स our body require in higher concentration, so that's why these are called macromolecules and these are polyhydroxyaldehydes और ketones। ये polyhydroxyaldehydes भी हो सकते हैं और ketones भी हो सकते हैं। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पे एक ब्रीफली लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बताया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल फार्मूला CnH2ON। CnH2ON। N जो है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है इसमें बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स है। उसके अलावा दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड आई हैव टोल्ड यू देयर जनरल फार्मूला CnH2ON where N is the number of carbon atom। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? यू नो स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में कभी सुना होगा, बल्कि ये आपकी जो जनरल साइंस की बुक्स थी क्लास 7, 8, उसके बाद 9th में भी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज in the presence of sunlight in the leaves of plants, यही था ना, इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है ना। तो उसी फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। होता क्या है स्टूडेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन हमें मिल रही है प्लांट से, और वो भी फोटोसिंथेसिस की जो बाई प्रोडक्ट है वो है। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझा कीजिए, ये आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और वैसे बायोलॉजी में तो आप पढ़ ही चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है स्टूडेंट? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हम भी ऑक्सीजन के बदले में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो प्लांट्स हैं ये
ग्लूकोज की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सहेल इन द एनवायरनमेंट, प्लांट्स इनहेल दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम अर्थ in the presence of sunlight and chlorophyll and we get glucose। ओके स्टूडेंट, ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये प्रोसेस किस चीज़ में चल रहा है? ये जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उनके अंदर एक क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन लीव्स में हो रहा होता है, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमें बाई प्रोडक्ट मिल रही होती है, वो किस में होता है? प्लांट्स के ग्रीन लीव्स के अंदर। किसमें? क्लोरोफिल जो है उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की टाइप्स कितनी है स्टूडेंट? ग्लूकोज को 3 फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड, नाम पे गौर करें, मोनो मीन्स वन एंड सैकराइड मीन्स शुगर, मतलब वन शुगर जिनमें हो। इसकी एग्जांपल में है स्टूडेंट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज मैंने आपको पीछे भी बताया जो कि हमें फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट हमें मिल रही है, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। Monosaccharides are simple sugar which cannot be hydrolyzed. They consist of 3 to 9 carbon atoms. Therefore, they are classified according to number of carbon atoms in their molecule as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, and so on. The important monosaccharides are hexoses like glucose and fructose. ग्लूकोज मैंने आपको पहले भी बताया, C6H12O6, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट मिल रही है। साथ में हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं जिसे हम इनहेल करके सांस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? फ्रुक्टोज। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड, ठीक है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नंबर 2 पे है ओलिगोसैकराइड। स्टूडेंट, मोनोसैकराइड में अगर हमें सिंपल शुगर मिल रही थी, एक शुगर मिल रही थी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो थे वो 1 to 9 या 3 to 9 भी अक्सर कहा जाता है। तो ओलिगोसैकराइड जो है, ओलिगोसैकराइड्स गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब मोनोसैकराइड्स को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है? ओलिगोसैकराइड। और जब ओलिगोसैकराइड को तोड़ा जाता है, उनकी हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मीन तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, जब उनकी लाइसिस होती है तो वो हमें क्या देते हैं? 2 मोनोसैकराइड देते हैं। ओलिगोसैकराइड गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। Therefore, they are classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. depending upon the number of units they produce on hydrolysis. The most important oligosaccharides are disaccharides and disaccharide में क्या आएगा? हमारा सुक्रोज आएगा। सुक्रोज स्टूडेंट C12H22O11 जो होता है वो होता है सुक्रोज। और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है वाटर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसे हीट भी दी जाती है, तो हमें क्या मिलते हैं? 2 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, ठीक है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, easily soluble in water. They are also sweet in taste. They may be reducing or non-reducing. ये reducing भी हो सकते हैं और non-reducing भी हो सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो मोनोसैकराइड्स होते हैं, these are sweet in taste and oligosaccharides are also sweet, लेकिन मोनोसैकराइड से थोड़ा लेस स्वीट होते हैं, ठीक है। आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है कि जो मोनोसैकराइड है उनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, वो थोड़े ज़्यादा मीठे होते हैं, जबकि ओलिगोसैकराइड्स हैं वो उनसे थोड़ा कम होते हैं। नंबर 3 पे स्टूडेंट है हमारे पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 to thousands ऑफ मोनोसैकराइड्स। इसमें 100 to 1000 मोनोसैकराइड मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकराइड। अब हमारे 2 मोनोसैकराइड मिल रहे थे और हमें क्या दे रहे थे? ओलिगोसैकराइड दे रहे थे। जब ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलाइसिस करवाई जा रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड
हीट, तो हमें क्या मिल रहे थे, 2 मोनोसेक्राइड मिल रहे थे। इसी तरह जब हम थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, तो हमें क्या मिलते हैं, पॉलीसेक्राइड मिलते हैं। जब पॉलीसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है तो ये भी फिर हमें मिलियंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स देंगे, है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस करवाई जाएगी तो वो हमें क्या देंगे, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और जबकि ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाने से हमें 2 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि आपके तमाम डाउट्स को क्लियर कर दिया जाए। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये जो आपके सामने फ्रूट्स बनाए गए, इससे यहाँ बनाने का मकसद यही था कि आपको अच्छे तरीके से तो आपके दिमाग में बिठा दिया जाए कि जो प्लांट्स हैं उनसे मिलने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, these are the biggest source of carbohydrates, means vegetables और जो फ्रूट्स हैं हमें प्लांट से मिल रहे हैं, these are the major source of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑब्टेन, ये तो आपने लास्ट में लिखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि डिस्कस द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके दिमाग में ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि इन्हें तो आप रोज़ खाते हैं और ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है, ठीक है। These are obtained from plants. Carbohydrates are found in fruits and vegetables also, from milk and milk products। अब मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स, मिल्क हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स से मिल रहा है। एनिमल्स क्या खाते हैं, वो भी तो प्लांट्स खाते हैं, तभी तो उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। सो जो एनिमल्स हैं ये भी बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। उसके बाद पोटैटोज, राइस, ये सारी चीज़ें हमारी वेजिटेबल्स में ही आती हैं। उसके अलावा ब्रेड, पास्ता, beans, potatoes, bran rice and cereals are carbohydrates rich food. Most carbohydrate rich foods have high starch content. Carbohydrates are the most common source of energy for most organisms, including human. We could get all our energy from fats and protein if we had to. फैट्स और जो प्रोटीन्स हैं वो भी तो हमें, वो एनिमल्स से मिल रही हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, बट carbohydrates are the major source that we obtain carbohydrates from plants, and plants are the biggest source of carbohydrates। प्लांट्स से ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहीं से भी नहीं मिल सकते, ठीक है। हम डेली लाइफ में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं उनके अंदर 90 to 95% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ओके। उसके अलावा इनके अंदर स्टार्च और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो ये हमारा छोटा सा था इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। मैंने आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड व्हाट आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर इन हायर कंसंट्रेशन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल डिफाइन किया। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। Then we have discussed about the general formula CnH2ON। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा। उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से किस तरह हमें ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है इसकी बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने टाइप्स डिस्कस की कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। उसके बाद हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को 1 by 1 डिस्कस किया। उसके बाद हमने सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हमें कार्बोहाइड्रेट दे रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा एनिमल्स भी हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी दालें हम खा रहे हैं जो हमारी फूड के तौर पर यूज़ हो रही होती हैं, दीज आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका मकसद क्या होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके बगैर अगर हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते तो हम जो कार्बोहाइड्रेट और जो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है उन्हें खाए बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि आपके तमाम डाउट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाए। नेक्स्ट हम इसी कार्बोहाइड्रेट पे एक और लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more updates.